जय भीम साथियों। कहीं हम भूल ना जाए, इस अभियान के अंतर्गत आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत में बहुजन मूवमेंट का 108 साल का संघर्ष और 100 से अधिक महापुरुषों का योगदान, जो कांशीराम जी हमें बार बार बताते थे। आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। आधुनिक भारत में इस मूवमेंट की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले इनके संघर्ष से हुई, और जब उन्होंने पूना में 1 जनवरी 1848 को पहली महिलाओं के लिए स्कूल खोली, तो यहाँ से इस मूवमेंट की शुरुआत मान्यवर कांशीराम साहब हमें बताते हैं। सन 1848 को महात्मा फुले ने जो मूवमेंट शुरू की, उसी के बदौलत आज जो भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जो कुछ पढ़े लिखे और अधिकारी और प्रस्थापित वर्ग नज़र आते हैं, ये इन्हीं के संघर्ष की वजह से नज़र आते हैं। महात्मा फुले इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। खुद उस समय जिन्हें शूद्र कहा जाता था, तो वे शूद्र थे। तो अंग्रेज़ों ने स्कूल खोलने की वजह से उन्हें पढ़ने का मौका मिला, और जब वे स्कूल में जाते थे तो उस समय के जो तथाकथित रूढ़िवादी धर्मांध लोग थे, उन्होंने गोविंदराव, महात्मा फुले इनके पिता, इनके कान भरने शुरू कर दिए कि आप अपने बच्चे को मत पढ़ाओ, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो इससे अधर्म हो जाएगा, और अधर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि आपको लगता है तो आपने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसे लोगों के बहकावे में आकर गोविंदराव ने ज्योतिबा को स्कूल से निकाला, लेकिन फिर कुछ लोगों ने फिर से गोविंदराव को समझाया, और जिसमें खास करके एक लिटिज साहब थे, एक शगुनाबाई जो उनकी बुआ की लड़की वे थी, और मुंशी गुफ्फार बेग, इन 3 लोगों ने गोविंदराव को जब समझाया कि जो लोग आपको बता रहे हैं कि ईसाइयों के स्कूल में भेजने से वे आपके बच्चे को ईसाई बना देंगे, तो उनके खुद के बच्चे तो उसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो अपने बच्चों को पहले उस स्कूल से क्यों नहीं निकालते। आप इस बात को समझो, आप इस बात को समझो कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लेकिन आपके बच्चे ना पढ़े। इस षड्यंत्र के तहत वे आपको इस तरह से धर्म का आधार बनाकर आपके बच्चों को स्कूल से निकालना चाहते हैं। यह बात जब गोविंदराव के समझ में आई तो फिर से उन्होंने ज्योतिबा को स्कूल में डाला और वे पढ़े, और उनके जो शिक्षा के सहकारी थे वो ब्राह्मण समाज के एक मित्र थे उनके, तो उनकी शादी का न्योता उन्होंने ज्योतिबा को दिया। और जब ज्योतिबा उनके साथ बारात में चलने लगे तो सारे ऊंचे जाति के होने की वजह से, और ज्योतिबा क्योंकि शूद्र समाज से थे, तो उन्हें धक्के मारकर बारात से हकेल दिया गया, वापस भेज दिया गया, जिससे उनका काफ़ी अपमान महसूस हुआ। और फिर वे पूना में ही मुला मीठा नदी के किनारे बैठकर वे रोने लगे और सोचने लगे कि मेरी ऐसी क्या गलती है, किस गलती की सज़ा मुझे मिली है, मेरा इतना अपमान क्यों हुआ है। तो ये सोचकर वे रो रहे थे। तो उस समय में पूना में जो दलित समाज के लोग थे, जिन्हें उस समय अछूत कहा जाता था, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो ऐसे कुछ लोग इकट्ठा होकर, फिर फुले रो रहे थे तो उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर वे हंसने लगे। तो फुले उनके तरफ फिर रोते रोते देखने लगे, तो वो इतनी बुरी हालत में थे, इतना अमानवीय जीवन जी रहे थे कि जानवरों से भी बदतर जिंदगी वो बसर रहे थे। तो फुले के दिमाग में एक सवाल आया कि मुझे सिर्फ बारात से निकाला गया तो मैं रो रहा हूँ, और ये लोग इतनी बुरी जिंदगी जी रहे हैं फिर भी ये हंस रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो उन्होंने वजह को ढूंढा, तो उन्हें पता चला कि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मुझे मान किसे कहते हैं, अपमान किसे कहते हैं, स्वाभिमान किसे कहते हैं, इस बात की जानकारी पढ़ाई की वजह से मुझे हुई है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग
क्योंकि इनके बुद्धि का कुछ भी विकास नहीं हुआ, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है और इसलिए इतना अपमानित जीवन जीकर भी ये लोग हंस रहे हैं और मैं रो रहा हूँ। तो फिर उन्होंने उस समय सोचा कि जो समाज व्यवस्था इंसान की इस तरह की दुर्गति करती है, इस समाज व्यवस्था को बदलना चाहिए। जो इंसानों को जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश करती है, इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। और जो अज्ञान मुख्य कारण था, तो उस अज्ञान के खिलाफ उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया और संघर्ष की शुरुआत उन्होंने शिक्षा के द्वार इन लोगों के लिए खोलकर किया, जिसकी शुरुआत 1848 से हुई। सावित्री माता उनके साथ थी और फिर उन्होंने लड़कियों के स्कूल के बाद अछूतों के लिए स्कूल खोला। शूद्र जिन्हें कहा जाता था उस समय, जिसे आज हम लोग ओबीसी कहते हैं, उनके लिए स्कूल खोला और इस तरह से यह संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने लोगों को जगाना शुरू किया, उन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। और इतना ही नहीं, तो उनके गुलामी का क्या कारण है? उनके गुलामी का प्रमुख कारण अज्ञान तो है ही, लेकिन अज्ञान के साथ साथ ये जो कर्म कांड है, अंधश्रद्धा है और इस तरह का जो रीति रिवाज परंपरा, इसमें जो उनको बांध के रखा गया है, जकड़ा गया है, इस बात को भी महात्मा फुले इन्होंने किताबों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से लोगों के सामने उजागर किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम था गुलामगिरी। उसके साथ साथ मराठी में एक किताब लिखी है, शेतकऱ्याचा असूड, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो किसान का कोड़ा। यह भी एक किताब उनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बहुत सारे पोवाड़े वगैरह भी महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने लिखे हैं। इतना ही नहीं, जब अंग्रेज इस देश में जनगणना करने लगे और फिर जनगणना से वो विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकजुट करके फिर सुधार के लिए कुछ प्रयास भी वे लोग करते रहे हैं। तो वे लोग अशिक्षित लोगों का आंकड़ा भी इस देश में निकालते थे। शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसके लिए फिर कोई कमेटी बनाकर फिर वे सर्वे करती थी और फिर रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देती थी और गवर्नमेंट इस आधार पर फिर कुछ सुधारना के प्रयास करती थी। तो इसी कड़ी में सन 1882 में अंग्रेज़ों ने हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन यह एक बनाया था, जिसको महात्मा फुले कहते थे शूद्रादि शूद्र। तो ऐसे लोगों के तरक्की के लिए क्या किया जा सकता है, ये वो स्टडी कर रहा था। तो उस समय महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने हंटर कमीशन को एक निवेदन दिया, जिसमें लिखा गया था, जिसमें सरकार से गुहार लगाई गई थी कि सरकार भारत में, पूरे भारत में प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी करे, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों तक वो कंपलसरी हो और फ्री हो, टोटली फ्री हो। इस तरह का एक निवेदन महात्मा फुले इन्होंने गवर्नमेंट को दिया। लेकिन क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों का तो राज था, लेकिन अंग्रेजी गवर्नमेंट में भी ज़्यादातर ब्राह्मण लोग अधिकारी थे, तो उन ब्राह्मण अधिकारियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इस देश का शूद्र, अतिशूद्र, महिलाएं ये पढ़े, क्योंकि वे सोचते थे कि पढ़ाई पर हमारा अधिकार है, हमें ही वह अधिकार है। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि ये लोग पढ़े, क्योंकि ये लोग पढ़ जाएंगे तो हमारी बराबरी करेंगे, ऐसा वे सोचते थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी कोई बराबरी करे। इसलिए उन्होंने महात्मा फुले के निवेदन का विरोध किया, बड़े जोर शोर से, ताकत से उन्होंने विरोध किया। और जिस विरोध के चलते अंग्रेजों ने फिर महात्मा फुले की बात नहीं मानी। सोचिए साथियों, यदि 1882 में महात्मा ज्योतिबा फुले की बात यदि अंग्रेजों ने मान ली होती और उस समय में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त की जाती, आज भारत कहाँ खड़ा होता। आज भी भारत की प्रमुख समस्याओं में अशिक्षा ये बहुत बड़ी समस्या है
और अशिक्षा के कारण अनेक समस्या उससे निगड़ित होने से, उससे संबंधित होने से, उसकी वजह से बाकी की कुछ समस्या पैदा होती है। तो ये चीज़ महात्मा फुले के पास दूरदृष्टि थी, ये प्रयास उन्होंने किया, लेकिन सरकार ने नहीं माना तो कोई बात नहीं, लेकिन महात्मा फुले अपने लेवल पर वे प्रयास करते रहे और इन्हीं प्रयासों के चलते वे आखिर तक संघर्ष करते रहे, लोगों को जगाने का काम करते रहे, लोगों को जागरूक करने का काम करते रहे। और शिक्षा से संबंधित फिर उन्होंने एक कविता भी लिखी थी जो बहुत ही इम्पॉर्टंट है, जो मराठी में है कि विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। तो ये जो बात है, शूद्रों और अतिशूद्रों की समस्या का मूल कारण यह अशिक्षा है, अज्ञान है, यह इस कविता से हमारे ध्यान में आता है। और 1890 में फिर वे इस मूवमेंट को छोड़कर चले गए। तो 1848 से लेकर जो उन्होंने संघर्ष शुरू किया, 1890 तक 42 वर्षों तक निरंतर वे इस कार्य को करते रहे। साथियों, जिसने भी परिवर्तन के इस कार्य को शुरू किया, जब उसे समझ में आया कि व्यवस्था में ही उनके गुलामी का रहस्य छुपा है, तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने कार्य शुरू किया। और जो शुरू किया तो अपने जीवन के अंत तक वे करते रहे। हम लोग देखते हैं कि हमारे कुछ कार्यकर्ता काम करना चाहते हैं, 6 महीना 8 महीना साल भर काम करते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे यार, हमारे काम से तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमने ये काम बंद कर देना चाहिए, इससे तो कुछ होना जाना नहीं। यही बात यदि महात्मा फुले सोचते कि इससे तो कुछ होना जाना नहीं, तो आज इस देश में करोड़ों लोग पढ़े लिखे नहीं होते। इस बात को हम लोगों ने सोचना चाहिए। और जाने से पहले महात्मा फुले सावित्री माता को भी बोल कर गए कि तुम्हें भी यह कार्य आगे बढ़ाना है अपने जीवन के अंत तक। और फिर माता सावित्री इस कार्य को 1897 तक वे करती रही। और क्योंकि उस समय में फिर प्लेग की महामारी फैली हुई थी, तो प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते फिर माता सावित्री आई को भी प्लेग हो गया और फिर वे हम लोगों में से 1897 में इस मूवमेंट को छोड़कर वो चली गई। साथियों, इसके बाद 1894 से 1922 तक इस मूवमेंट को छत्रपति शाहूजी महाराज, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर संस्थान के राजा थे, इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया है। सन 1894 में शाहू महाराज यह राजा बने पूरी तरह और उनके राज्य का कारभार उनके तरफ सुपुर्द किया गया। और इसके बाद से उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया। जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था शादी में अपमान होना, और उस टर्निंग पॉइंट के बाद, उस अपमान के बाद उन्होंने काम को लग जाना, उसी तरह छत्रपति शाहूजी महाराज, इनके जीवन का भी एक टर्निंग पॉइंट है। जब वे पंचगंगा में स्नान कर रहे थे और उनके राज पुरोहित मंत्र बोल रहे थे, तो उसी समय में शाहू महाराज का एक दूसरा ब्राह्मण मित्र वहाँ पधारे। और फिर शाहू महाराज स्नान कर रहे थे, तो उसी समय उनके मित्र ने उनके पुरोहित के साथ उनका कुछ वाद चल रहा था किसी मुद्दे को लेकर, ऐसा शाहू महाराज के ध्यान में आया। जब शाहू महाराज नहाकर बाहर निकले तो उन्होंने पूछा अपने मित्र से कि क्या हुआ, किस बात पर बहस हो रही है। तो उनके मित्र ने बताया कि आपका पुरोहित जो है वो वेदों की बजाय पुराणों के मंत्र का उच्चार कर रहा है, जबकि राजा के स्नान के समय वेदों के मंत्रों का उच्चार होना चाहिए। तो शाहू महाराज ने पूछा उस पुरोहित से कि भाई क्यों, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो वेदों के और धर्म के अनुसार ही कर रहा हूँ। तो शाहू महाराज के मित्र ने कहा कि नहीं,
वेदों और धर्म के अनुसार तो जब राजा स्नान करता है तो उस समय तो पुराणों के मंत्र नहीं, वेदों के मंत्रों का उच्चार होना चाहिए और पुरोहित ने नहाकर आना चाहिए। लेकिन महाराज, ये जो आपका पुरोहित है तो ये नहाकर भी नहीं आया है, बगैर नहाए पुराणों के मंत्रों का उच्चार कर रहा है। तो जब शाहू महाराज ने डांट कर, जोर देकर जब उससे पूछा तो उसने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, लेकिन जब तक सारा ब्राह्मण समाज आपको क्षत्रिय मान नहीं लेता तब तक आप हमारे लिए शूद्र है, और जो कुछ ये कह रहे हैं वो क्षत्रिय राजा यदि स्नान कर रहा हो तो उस समय पुरोहित ने नहाकर आना होता है और वेदों के मंत्रों का उच्चार करना होता है, लेकिन क्योंकि आप शूद्र है इसलिए मैं नहाकर नहीं आया हूँ और पुराणों के मंत्रों का उच्चार कर रहा हूँ। तो इससे शाहू महाराज बहुत आहत हो गए। उन्हें लगा कि एक पुरोहित जो मेरी दक्षिणा पर पलता है वो खुद मेरा इतना बड़ा यदि अपमान करता है, एक राजा का अपमान करता है जिसके भरोसे वो पलता है, तो ये समाज के दबे कुचले लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे। इस बात से शाहू महाराज बहुत दुखी हुए, बहुत आहत हुए, और उन्हें समझ में आया कि चाहे आप राजा बन जाओ, लेकिन ये जो धर्म की जो व्यवस्था है, समाज की जो इन्होंने व्यवस्था बना के रखी है, यह बहुत ही जातिवादी है और ऊंच नीचता पर आधारित होने की वजह से इसमें मात्र शोषण ही है। और फिर शाहू महाराज ने उस अपमान से यह सबक सीखा कि अब हम लोग इनका वर्चस्व नहीं स्वीकारेंगे, और जो शोषित समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जिसे शूद्र कहा जाता है, आज जिसे ओबीसी कहा जाता है, या जिसे अति शूद्र कहा जाता है, आज जिसे शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, या ट्राइबल की जो कम्युनिटीज़ है, तो ये जो लोग हैं इनके हित में मुझे कार्य करना होगा। और शाहू महाराज ने फिर उस काम को, उस कारवा को आगे बढ़ाया। महात्मा फुले ने जो 1882 में हंटर कमीशन को जो निवेदन दिया था, उस निवेदन में जो बात कही गई थी कि प्राइमरी एजुकेशन मुफ्त और सख्ती का हो, इस बात को शाहू महाराज ने कोल्हापुर संस्थान में इम्प्लीमेंट किया। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने उनके संस्थान में काफ़ी हॉस्टलों का निर्माण किया, क्योंकि गरीब समाज के बच्चे घर में नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके पढ़ने की व्यवस्था हो, गांव से आए हुए बच्चे की रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो। इसलिए उस समय सबसे ज़्यादा, पूरे भारत भरे में सबसे ज़्यादा जो हॉस्टल है वो कोल्हापुर संस्थान में हॉस्टल बनाए गए, और उसे मदर ऑफ हॉस्टल्स ये भी कोल्हापुर को कहा जाने लगा। जैसे डेमोक्रेसी के लिए इंग्लैंड को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसी तरह से कोल्हापुर को मदर ऑफ हॉस्टल्स कहा गया। तो इस बात पर शाहू महाराज को बड़ा अभिमान होता था। और जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, तो उस समय में शाहू महाराज ने 1 रुपया का फाइन उन लोगों पर लगाया, उन माँ बाप पर लगाया जो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो इस तरह से शाहू महाराज ने महात्मा फुले की कही हुई बात को बढ़ावा दिया। इसी बात को सयाजीराव गायकवाड़ जो है बड़ौदा के, उन्होंने भी प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी अपने संस्थान में किया था, और शाहू महाराज ने इसका सख्ती से पालन किया, ऐसा हमें नजर आता है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा जो रिवॉल्ट है वो शाहू महाराज का 26 जुलाई 1902 जो उनका कदम है वो सबसे बड़ा रिवॉल्ट है। क्या किया 26 जुलाई 1902 को शाहू महाराज ने? 26 जुलाई 1902 में कोल्हापुर संस्थान में जितनी सरकारी नौकरियां हैं उन सारी नौकरियों में बहुजन समाज के, यानी शूद्र और अतिशूद्र समाज के लोगों को, जिसे आज SC ST OBC कहा जाता है, इन समाज के लोगों को 50% आरक्षण दिया गया। जब आरक्षण दिया गया तो आज जिस तरह से लोग चिल्लाते हैं कि आरक्षण की वजह से मेरिट किल होता है, ऐसा ही एक मंत्री शाहू महाराज से कहने लगा कि महाराज इससे क्या होगा, ये जो आप आरक्षण दे रहे हैं इससे क्या होगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टा जो लायक लोग हैं
वो लायक लोग नौकरी में नहीं आने से उससे कार्य क्षमता पर फर्क पड़ेगा। उसको तो पहले घोड़े के तबेलों में लेकर जाते हैं और फिर सारे भूखे घोड़ों को एक ही बर्तन में चने रखकर सारे घोड़ों को छोड़ा जाता है। अब जो घोड़े हैं उसमें जवान घोड़े भी है, बूढ़े घोड़े भी है, बीमार घोड़े भी है और जो बच्चे हैं घोड़ों के वो भी है। तो एक ही बर्तन में भूखे सारे घोड़ों को छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा? जो तगड़े घोड़े हैं वो जाकर फटाफट वो चने खा गए और बूढ़े घोड़ों को, बच्चों को, कमजोरों को, बीमारों को कुछ नहीं मिला और उन्हें भूखा रहना पड़ा। तो जब यह सारी चीज़ें शाहू महाराज ने उनको, उस मंत्री को बताई और फिर कहा कि ये जो मेरिट है, ये मेरिट में जो तगड़े लोग हैं वो सब खा जाएंगे और कुछ लोग भूखे मर जाएंगे। जो बच्चे हैं, जो कमज़ोर है, जो बीमार है, वो भूखे मर जाएंगे। तो सबने खाना चाहिए, सबका पेट भरना चाहिए। यह समता का प्रिंसिपल इस माध्यम से फिर शाहू महाराज ने कहा कि बच्चों को, बूढ़ों को, कमज़ोरों को, बीमारों को अलग से देना पड़ेगा और उनके खाने की भी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो रिजर्वेशन वही चीज़ है। तो बोले इससे फिर कार्य क्षमता पर फर्क पड़ेगा। तो शाहू महाराज कहने लगे कि भाई आप तो बहुत लायक हो और लायक लोग 50% लोग हैं लायक, और कम लायक कमज़ोर लोग यदि 50% आ गए तो अब तो ये लायक लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्हें भी लायक बनाए, उन्हें काम सिखाए। और यदि आप लोग उन्हें काम नहीं सिखा पाते तो फिर आप काहे के लायक हुए? आप तो नालायक हुए। तो यह आपकी जिम्मेदारी है। यदि वो सही ढंग से काम नहीं सीख पाते हैं तो फिर आपको पनिश किया जाएगा। ऐसा शाहू महाराज ने उस समय में कहा। यह इतना बड़ा कदम था साथियों, जिसकी वजह से जो हम देखते हैं बुनियाद, संविधान की बुनियाद, तो संविधान की बुनियाद में जो SC ST OBC के हितों का रक्षण करता है, तो इसी आधार पर इन लोगों के हितों का संरक्षण किया जाता है। यह बात हम लोगों ने समझने की जरूरत है। शाहू महाराज इस कारवा को आगे बढ़ाते रहे और फिर जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से पढ़कर आए तो शाहू महाराज स्वयं राजा होने के बावजूद, यह नहीं कि मैं राजा हूं, मैं किसी के घर में क्यों जाऊं, किसी दलित के घर में क्यों जाऊं, यह भावना को अपने दिलो दिमाग में ना रखते हुए राजा होने के बावजूद वे बाबा साहब अम्बेडकर के घर में गए और उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी कि आप इतना पढ़ लिख कर आए हैं। इतना ही नहीं, सन 1920 में शाहू महाराज इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक परिषद बुलाई और उसमें कहा, लोगों को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि दलित, OBC यह शाहू महाराज को नेता की तरह भारत भरे में अब देखने लगे थे उनके कार्य की वजह से। एक दिन जरूर आएगा जब अम्बेडकर पूरे देश के अग्रणी नेताओं में गिने जाएंगे। यह मेरा दिल मुझे कहता है, यह मेरा दिमाग मुझे कहता है। यह शाहू महाराज उस सभा में कह के लोगों के सामने लोगों को बताया कि अब ये तुम्हारे नेता है। इस तरह से उन्हें प्रोजेक्ट किया गया शाहू महाराज के माध्यम से। और फिर लोगों ने, बाबा साहब तो बहुत विद्वान थे ही और उनमें तमन्ना भी थी इस मूवमेंट को, इस कारवा को आगे बढ़ाने की। तो इस तरह से शाहू महाराज जबरदस्त फैसले लेकर इस व्यवस्था को बदलने में, इस व्यवस्था को समाप्त कर समता पर आधारित व्यवस्था को प्रस्तापित करने में उन्होंने अपना जीवन लगाया। बाबा साहब अम्बेडकर शाहू महाराज के संदर्भ में कहते हैं, पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। जिस तरह से बाबा साहब ने महात्मा फुले के बारे में कहा था कि महात्मा फुले वॉज फादर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, वो जन्मदाता है सामाजिक परिवर्तन की इस लड़ाई के। तो शाहू महाराज के बारे में कहा वो पिलर है इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के। और शाहू महाराज के बारे में दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी कि शाहू महाराज का जन्मदिन यानी जयंती त्योहार की तरह उसको मनाना चाहिए। यह दूसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर शाहू महाराज के बारे में कहते हैं। तो इस तरह शाहू महाराज अपना कार्य करते रहे और 1922 में 6 मई 1922 में उनका देहांत हो गया। काफ़ी कम उम्र में उनका देहांत हो गया। जब वो उनका देहांत हुआ वे केवल
48 ईयर्स के थे। उसके बाद इस कारवा को बाबा साहब आम्बेडकर चलाते हुए हमें नज़र आते हैं। सन 1916 से लेकर 1956 तक 40 वर्षों का संघर्ष बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने किया। 1916 में कोलंबिया विद्यापीठ में बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक पेपर पढ़ा था, जिसका विषय था भारत में जाति प्रथा, उत्पत्ति, संरचना और विकास। मान्यवर कांशीराम साहब, इनका मानना था कि बाबा साहब के मूवमेंट की शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। 1918 में साउथ ब्यूरो कमीशन के आगे भी बाबा साहब इन्होंने साक्ष्य दी। 1920 में मुख्य नायक यह अखबार उन्होंने शुरू किया, जिसके लिए शाहू महाराज इन्होंने उन्हें फंड दिया था। उसके अलावा मुख्य नायक के बाद सन 1923 में उन्होंने एक संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से शुरू किया, जिसका उद्देश्य था एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन, इसके तहत लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को संगठित करने का काम और संघर्ष के लिए तैयार करने का काम बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने शुरू किया। उसके बाद 1927 में समता सैनिक दल इस नाम से सामाजिक संगठन का संरक्षण के लिए स्थापना की। इसके बाद हम लोगों को पता है कि 1927 में ही बाबा साहब ने पहला आंदोलन महाड़ के चौदार तालाब पर किया। जो आंदोलन मात्र पानी का आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन हक और अधिकारों की लड़ाई का आंदोलन था। और इतना ही नहीं, जैसा कि अंग्रेज समय समय पर कोई कमीशन बनाकर कुछ सुधारना करने के लिए कानून बनाते रहते थे, तो उसी आधार पर सन 1935 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक कानून बना, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बना, जिसमें कुछ अधिकार और कुछ प्रतिनिधित्व भारतीय लोगों को पॉलिटिक्स में सत्ता चलाने में अंग्रेजों ने दिया था। और फिर उस चीज़ को बढ़ाने वाले थे, वो दायरा बढ़ाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था। और साइमन कमीशन भारत आने वाला था, तो उसके लिए कुछ एविडेंस भी कलेक्ट करने थे बाबा साहब को, कि आपने कानून तो बना दिया, आपने सारे तालाब तो सबके लिए खुले कर दिए, लेकिन जातिवादी मानसिकता के लोग हमें अब भी अपने कानूनी अधिकारों का एक्सरसाइज नहीं करने देते हैं। यह चीज़ भी बाबा साहब को उनके समक्ष रखनी थी, साइमन के सामने रखनी थी और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी रखनी थी। तो इसलिए भी बाबा साहब आम्बेडकर ने वह आंदोलन किया, क्योंकि उस आंदोलन में जो कुछ हुआ फिर उसकी पुलिस में रिपोर्ट भी हुई, अखबारों में छप कर आया ये अखबार और ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट, ये सारे एविडेंस के तौर पर बाबा साहब आम्बेडकर फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इन चीज़ों को रखते हैं। अगला आंदोलन उन्होंने 1930 में काड़ाराम मंदिर प्रवेश का नासिक में यह आंदोलन किया। इसमें भी उद्देश्य उनका वही था। वो खुद कहते हैं कि मंदिर जाने से हमारा समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, लेकिन क्योंकि हम भी हिंदू हैं, उस समय तो हम सारे लोग हिंदू थे, तो हम भी हिंदू हैं, तो एक हिंदू दूसरे हिंदू को अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। तो मानवता के अधिकारों के लिए, अधिकारों की मांग के लिए उन्होंने यह आंदोलन किया था, जिसमें भी काफ़ी हिंसा हुई। उच्च वर्णियों ने, सवर्णों ने लाठीचार्ज किया, पत्थर फेंके, काफ़ी कार्यकर्ता उसमें घायल हुए। तो ये सारी चीज़ों को एविडेंस के तौर पर फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया। और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सही मायने में जो अधिकार है, जो दो मतों का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट, जो बाबा साहब आम्बेडकर 3 वर्षों तक 30, 31 और 32 3 वर्षों तक वहाँ झगड़ कर वहाँ से लेकर आए थे, जिसे फिर मिस्टर गांधी ने अनशन करके फिर वो अधिकार बाबा साहब को छोड़ना पड़ा। और रिजर्व सीट फिर एक समझौते में तय हुई, जो पूना में समझौता हुआ था येरवड़ा जेल में, तो पूना पैक्ट के नाम से उस समझौते को जाना जाता है।
जिसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जेल से निकलकर जब उनसे पूछा गया था एक रिपोर्टर द्वारा, आप में और गांधी जी में काफ़ी समय से जो संघर्ष चल रहा है आज वो समाप्त हुआ, आपको कैसा लग रहा है? तो बाबा साहब ने उसके जवाब में कहा था कि मैं लड़ झगड़ कर लंदन से अपने समाज के लिए एक फल लाया था, गांधी जी ने उस फल का सारा रस निकाल लिया और वो छिलका जो है मेरे समाज के मुंह पर फेंक मारा है। तो बाबा साहब पूना पैक्ट से खुश नहीं थे, वे काफ़ी दुखी थे। इस बात को भी हम लोगों ने समझने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हमें वहाँ कुछ अधिकार मिले, वोट का अधिकार हमें पहली बार मिला और फिर बाबा साहब अम्बेडकर निरंतर संघर्ष करते रहे। 1935 में कानून बना, उसके बाद 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र मजदूर पक्ष, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो उससे मुंबई प्रांत से काफ़ी लोग चुनकर भी आए थे, 17-18 लोग करीबन उसके चुनकर आए थे। बाबा साहब स्वयं भी चुनकर आए थे और फिर वो लेबर मेंबर बने और काफ़ी मजदूरों के हित के जितने आपको आज कानून नज़र आते हैं, महिलाओं के हित के, लेबर के हित के, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय में जो रिफॉर्म किए उसके तहत वो बनाए गए, जो बाद में देश भर में लागू किए गए। इस बात को भी हम लोगों ने समझने की ज़रूरत है। उसके बाद 1942 में फिर बाबा साहब अंग्रेज़ों से कहने लगे कि 1932 में हमारे साथ बहुत धोखा हुआ है, सेपरेट इलेक्टोरेट जाने की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बाबा साहब की बात को सुनकर अंग्रेज़ों ने कहा कि आपकी क्या डिमांड है? तो बाबा साहब कहने लगे कि हमें अभी सेपरेट इलेक्टोरेट तो कामयाब नहीं हुआ गांधी जी की वजह से, तो अभी हमें सेपरेट सेटलमेंट दे दो, जो सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ हमारे लोगों की बस्तियाँ बसा दो, तो वो वन एंड सेम थिंग हो जाएगा, वहाँ हमारे ही लोग खड़े होंगे और हम ही वोटर होंगे। तो अंग्रेज़ों ने बात तो मानी थी, लेकिन क्योंकि उस समय फिर 1942 में ये चीज़ हम कर देंगे ऐसा कहा तो था बाबा साहब से, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने की वजह से फिर अंग्रेज़ों ने इस बात के तरफ ध्यान नहीं दिया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने तक फिर अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। और फिर उनके रहते ही भारत का, स्वतंत्र भारत का अपना संविधान हो, इसके लिए उन्होंने कार्य शुरू किया। बाबा साहब भी उस तैयारी में लग गए कि यदि मैं संविधान सभा में चुनकर नहीं जाऊंगा तो अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, अपने लोगों की हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करके मुझे संविधान सभा में जाना ही होगा। इस बात को उन्होंने कहा। पश्चिम बंगाल से जोगेंद्रनाथ मंडल, इन्होंने फिर बाबा साहब अम्बेडकर को 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा में चुनकर भेजा। गांधी जी ने फिर एक षड्यंत्र किया और वो हिस्सा जहाँ से बाबा साहब चुनकर आए थे वो पूर्वी पाकिस्तान में बांट दिया, जिसकी वजह से बाबा साहब का सदस्यत्व रद्द हो गया। फिर बाबा साहब अंग्रेज़ों के पास गए न्याय मांगने के लिए और अंग्रेज़ों ने फिर कांग्रेस पर दबाव बनाया और फिर कांग्रेस को बम्बई से उस सीट को, अपनी एक सीट को खाली करके बाबा साहब को वहाँ से चुनकर भेजना पड़ा। आगे चल के वो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने और संविधान उन्होंने फिर उस तरह से लिखा, ड्राफ्ट किया, जिस पर काफ़ी चर्चाएं हुई। 2 साल 11 महीने और 18 दिन पूरा समय लगा संविधान बनने को। तो ये 2 साल 11 महीने 18 दिन ये 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक होते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और आखिरी बैठक जहां संविधान स्वीकारा गया वो 26 नवंबर 1949 को हुई। तो इस तरह से बहुत बड़ा योगदान फिर बाबा साहब का संविधान बनाने में, निर्माण करने में रहा। और इसके बाद वे भारत के पहले कानून मंत्री भी बन गए, जो इंटरनल गवर्नमेंट फॉर्म हुए 1947 में उसमें। और उसके बाद चुनाव में खड़े हुए तो कांग्रेस ने बाबा साहब को हरा दिया। फिर बाबा साहब 1954 में भंडारा से खड़े हुए बाई इलेक्शन में, फिर से कांग्रेस के भाऊराव बोरकर ने बाबा साहब को चुनाव में हरा दिया और इस तरह से फिर बाबा साहब चुनकर नहीं जा सके, लेकिन वे अपना कार्य करते रहे। और 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी के दिन बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। तो अपने जीवन के अंत तक
6 दिसंबर 1956 को फिर बाबा साहब का निर्वाण हो गया। तो 6 दिसंबर यानी 5 दिसंबर की रात को भी बाबा साहब आम्बेडकर अपने टेबल पर बुद्धायनिस्ट धम्म का कुछ काम कर रहे थे। यह बात नानक चंद रत्तू अपनी किताब में लिखते हैं। तो जब से बाबा साहब ने काम शुरू किया तब से अपने आखिरी दिन तक वे इस मूवमेंट का काम करते रहे। तो इस तरह से 1 जनवरी 1848 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक इन महापुरुषों ने सतत प्रयास किया। पहले महात्मा फुले 1848 से 1890, 1854 से 1922 तक शाहू महाराज और 1916 से 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इन लोगों ने ये निरंतर 108 साल यह संघर्ष किया। इसके बीच में और भी अनेक जगह पर महापुरुष हुए जिन्होंने अपने लेवल पर कोशिश की, लेकिन भारत में सबसे बड़ी कोशिश ये फुले, शाहू और बाबा साहब अंबेडकर, इनकी कोशिश मानी जाती है। यह निरंतर कोशिश की वजह से ही इस देश का गुलामी से मुक्त हो गया। कैसे मुक्त हो गया? तो गुलामी की प्रमुख वजह क्या थी? किसी भी समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी यदि गुलाम करना है तो उससे सिर्फ 3 अधिकार निकालने की जरूरत है। एक, उससे शिक्षा का अधिकार निकाल लो, दूसरा उससे संपत्ति का अधिकार निकाल लो, और तीसरा उससे शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार निकाल लो। तो वह कम्युनिटी, वे लोग जिनसे यह 3 अधिकार निकाल लिए गए, वे पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहते हैं। फुले ने शिक्षा दी यानी पहली गुलामी की बेड़ी तोड़ दी। शाहू महाराज ने रिजर्वेशन दिया तो दूसरी गुलामी की बेड़ी तोड़ दी, क्योंकि रिजर्वेशन से वो अधिकारी बन गए। अधिकारी बनने से संपत्ति का भी हक मिलने लगा। और तीसरा जो है, और पहला, दूसरा और तीसरा, यानी शिक्षा के लिए भी बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की, रिजर्वेशन की भी व्यवस्था की और शस्त्र भी दिया। राजेशाही में शस्त्र, तलवार, भाले और बंदूकें वगैरह होती थी, इसका इस्तेमाल करके कोई भी राजा बन सकता था। लेकिन लोकशाही में शस्त्र जो होता है वो वोट होता है, क्योंकि वोट के आधार पर कोई भी राजा बन सकता है। तो राजा बनने के लिए जो हथियार है, वोट का अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया। तो शिक्षा का भी अधिकार दिया, रिजर्वेशन का भी अधिकार दिया यानी प्रतिनिधित्व भी दिया, और वोट का अधिकार भी दिया यानी शस्त्र भी दिया। तो तीनों बेड़ियां तोड़कर फुले, शाहू, अंबेडकर, इन लोगों ने इस देश में गुलामों को गुलामी से मुक्त करने का काम बड़े पैमाने पे किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के गाडगे बाबा, उड़ीसा की भीमा भोई, केरल के नारायणा गुरु, तमिलनाडु के पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई और बड़ी तीव्रता के साथ चलाई। पश्चिम बंगाल के राजा राम मोहन राय, इनका संघर्ष काफ़ी पहले शुरू हो गया 1848 के, लेकिन उनका सीमित था पश्चिम बंगाल तक, लेकिन उनका भी योगदान इस परिवर्तन की मूवमेंट में है। फिर उसी तरह पश्चिम बंगाल के हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, इन लोगों का भी बड़ा योगदान इस मूवमेंट में है। बाबा साहब आम्बेडकर को साउथ ब्यूरो कमीशन के आगे जब साक्ष दी थी तो उस समय गुरुचंद ठाकुर, इन्होंने कुछ लोगों को बाबा साहब से मिलने के लिए भेजा था और उन्हें पश्चिम बंगाल में आकर भी इस कारवा को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा सर सैयद अहमद खां, जो मुस्लिम समाज से थे और उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षण के लिए और अंग्रेजी शिक्षण के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। और उसी तरह से महादेव गोविंद रानाडे, ये खुद ब्राह्मण समाज के थे लेकिन सुधारवादी विचारों के थे, और बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने इन पर एक किताब लिखी है, रानाडे, गांधी और जिन्ना। तो इन तीनों नेताओं को उन्होंने कंपेयर किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बीरेश लिंगम, यह भी है। फिर बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, इन्होंने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया। इन्होंने सबसे पहले बाबा साहब आम्बेडकर को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की थी। इसके अलावा स्वामी अच्युतानंद हरिहर, यह भी है, जो उत्तर प्रदेश से थे, इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है। तो समय समय पर और अलग अलग जगहों पर काफ़ी लोगों ने इस संघर्ष को, इस मूवमेंट को गतिमान करने के लिए कार्य किया है। कुछ लोगों की कोशिशें रंग लाई और कुछ लोगों की कोशिश
रंग नहीं ला सकी या बड़े पैमाने पर रंग नहीं ला सकी, लेकिन कोशिश काफ़ी लोगों ने की। उसी तरह से पंजाब के बाबू मंगूराम है, फिर उड़ीसा के गोद बंधु दास है, फिर आंध्र प्रदेश के ही दामोदरन संजीवैया है। ये दामोदरन संजीवैया स्वतंत्र भारत के पहले दलित मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बात को भी नोट किया जाए। यह 1960 में मुख्यमंत्री बने थे आंध्र प्रदेश के। उसके बाद पेरियार ललई सिंह यादव है, जो जिला कानपुर उत्तर प्रदेश से थे, इनका भी काफ़ी योगदान है इस मूवमेंट में। फिर महामना राम स्वरूप वर्मा, जिला कानपुर देहात उत्तर प्रदेश के, इनका भी काफ़ी कार्य है। फिर मातादीन भंगी, इनका भी काम है। महात्मा अयंकाली केरल के, इनका भी इस मूवमेंट में काफ़ी योगदान है। इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इन महापुरुषों के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस कारवा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कांशीराम साहब हमें कहते थे कि 108 साल का संघर्ष और 100 से अधिक महापुरुषों का योगदान, तो मैं अभी 100 नाम तो आपको नहीं बता पाया, लेकिन 20-25 नाम महापुरुषों के आपको बताए हैं। तो आज के दौर में जो अधिकारी हो गए हैं, तो वे अधिकारी, कुछ अधिकारी ऐसा कहते हुए सुनने में आते हैं कि मैं बहुत गरीब था, मैंने बहुत मेहनत की और फिर मेहनत करके परिश्रम करके मैं इतना बड़ा अधिकारी बना हूँ। और जब ऐसे अधिकारी भाषण देते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी सुनकर कुछ लोग इंस्पायर भी होते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये जो अधिकारी है, ये जो बातें बताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बातें अधूरी बताते हैं। सच तो बताते हैं लेकिन अधूरा सच बताते हैं, और अधूरा सच भयानक होता है, ये आप लोग जानते हैं। ये लोग उस समाज को बिलोंग करते हैं जिस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो इन्होंने यदि अपनी कामयाबी बतानी है तो ये 108 साल का संघर्ष भी बताना चाहिए, जिसके बदौलत इन्हें पढ़ने का मौका मिला, और फिर उस मौके का इन्होंने फ़ायदा उठाया और अधिकारी बन गए। कुछ लोग इस मौके का, इस अवसर का फ़ायदा नहीं उठा सके, कुछ लोगों ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया, लेकिन इनकी कोशिश की वजह से ये अधिकारी नहीं बने। फुले शाहू अंबेडकर की कोशिश की वजह से ये लोग अधिकारी बन सके हैं। यह पूरा सच है, यह पूरा सच सबके सामने रखना चाहिए। हमने पूरा इतिहास लोगों के सामने रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। क्योंकि ये जो संघर्ष है, ये जो कारवा है, ये अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा है जहां बाबा साहब की चाहत थी। तो उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हमें पुराने संघर्ष का एहसास होना चाहिए। यह बात मान्यवर कांशीराम साहब लोगों को बताते रहे। वो 108 साल का संघर्ष और 100 से अधिक महापुरुषों का योगदान ये लोगों को निरंतर बताते रहे और लोग जागरूक होते रहे। जो अधिकारी भी है वो भी जाग गए, वो भी काम को लगे, उन्होंने भी फिर लोगों को जगाना शुरू किया। जिस तरह से एक दीपक यदि जल जाए तो एक दीपक सैकड़ों दीपक जला सकता है, उसी तरह से एक जागरूक व्यक्ति सैकड़ों लोगों को जगा सकता है, हजारों लोगों को जगा सकता है। तो उसके लिए उसे कार्य करने की ज़रूरत होती है। यह एहसास बाबा साहब आम्बेडकर के बाद कांशीराम साहब ने लोगों को दिलाया, और 1956 के बाद 2006 तक मान्यवर कांशीराम साहब इस कारवा को आगे बढ़ाते रहे। 2003 तक वे निरंतर इस कारवा को आगे बढ़ाते रहे। 2003 में वो बीमार हो गए और फिर निष्क्रिय हो गए, जिसकी वजह से फिर वे एक्टिव नहीं हो पाए दोबारा, और 9 अक्टूबर 2006 को फिर उनका देहांत हो गया। 2003 से कांशीराम साहब बीमार होने की वजह से सक्रिय राजनीति में नहीं थे, फिर भी कार्यकर्ताओं को उनके होने से जोश मिलता रहता था, एनर्जी मिलती रहती थी, और इसलिए कार्यकर्ता जोश के साथ, ताकत के साथ इस कारवा को करता रहा था। लेकिन 2006 को कांशीराम साहब जाने के बाद फिर कार्यकर्ता की भी हिम्मत थोड़ी टूटने लगी। लेकिन इस मूवमेंट को कांशीराम जी उत्तराधिकारी देकर गए हैं बहन मायावती के रूप में, और वे इस कारवा को भी चलाने की कोशिश कर रही है। तो इसी दिशा में मैं, जिस तरह से कांशीराम साहब इस मूवमेंट को 108 साल का संघर्ष और 100 से अधिक महापुरुषों का योगदान मानते थे, तो मैं समझता हूँ कि अब यह
108 साल का संघर्ष नहीं, अब ये 158 साल का संघर्ष हो गया है और 100 से अधिक महापुरुषों का योगदान है। तो 1848 से लेकर 2006 तक, यानी मान्यवर कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण तक इसको 158 साल होते हैं। तो अब हम लोगों ने इसे 158 साल का संघर्ष और 100 से अधिक महापुरुषों का योगदान यह कहना चाहिए। इन महापुरुषों के संघर्ष से, बलिदान से, त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए। यह कारवां आगे बढ़ाना हमारे हित में है। यदि हम लोग इस मूवमेंट को नहीं चलाएंगे, यदि हम इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा। क्योंकि फिर से जिन लोगों ने हमें पहले गुलाम बनाया था, वे लोग फिर हमें गुलाम बनाएंगे। जिस तरह उन्होंने रिजर्वेशन, आज सरकारी नौकरियां खत्म करके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया, सरकारी कॉलेजेस बंद करके शिक्षा के माध्यम वो हमारे लिए बंद कर रहे हैं, तो गुलामी की बेड़ियां पहनाने का काम वे लोग फिर से कर रहे हैं। तो यदि हम लोग अपने महापुरुषों के संघर्ष से, उनकी विचारधारा से सबक नहीं सीखते, तो याद रखिए साथियों, कांशीराम जी कहते हैं कि यदि हम इतिहास से सबक नहीं सीखते तो इतिहास हमें सबक सिखाएगा। तो यदि हम फिर से गुलाम नहीं बनना चाहते तो हमें इस कारवां को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, इस मूवमेंट के लिए काम करते रहना पड़ेगा। मैं विश्वास जताता हूँ कि आप और हम मिलकर लोगों को जगाने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को जोड़ने का काम करते रहेंगे। इतनी ही बात कहते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।